अब हम बात करेंगे एईसी सेकंड ईयर के लिए, जो हमें सेकंड ईयर में पढ़ना है। तो सेकंड ईयर में टोटल 3 यूनिट पढ़ना है। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में यूनिट 4 यूनिट तक, यूनिट 1, 2, 3 और 4, ये 4 यूनिट हमने पढ़ा। सेकंड ईयर में जो है वो हम पढ़ेंगे यूनिट 5, यूनिट 6 और यूनिट 7। यूनिट 5 जो है वो ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज का है, और ये है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। और यूनिट 7 जो है ह्यूमन एनवायरमेंट एंड ह्यूमन कम्युनिटी एंड एनवायरमेंट। तो ये है यूनिट 7, यूनिट 6 और यूनिट 5। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूनिट 5 के बारे में। इसमें ये जो है वो यूनिट 5th यूनिट है। नाम है इसका ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज एंड पॉलिसीज। इसमें जो हालांकि ये पुराना सिलेबस है, तो यहाँ पे यूनिट 5 होना चाहिए। तो इस यूनिट 5 में हम जो देख रहे हैं उसमें क्या क्या पढ़ना है वो जल्दी से हम लोग एक बार देख लेते हैं। इसमें काउज ऑफ क्लाइमेट चेंजेज, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड एसिड रेन, और इसके इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन कम्युनिटीज, बायोडाइवर्सिटी, ग्लोबल इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर। इसी में जो नेक्स्ट बुलेट पॉइंट है उसमें जो है वो डिटेल देखना है इंटरनेशनल एग्रीमेंट एंड प्रोग्राम का, जिसमें अर्थ समिट, यूएनएफसीसी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, रामसर कन्वेंशन, केमिकल वेपन कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम एंड कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज। साथ में जो थर्ड बुलेट पॉइंट है उसमें हम देखेंगे इंडियाज नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज ऑन एंड इट्स मेजर मिशंस। और जो सबसे लास्ट बुलेट पॉइंट है जो कि रिलेटेड है एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन से, चूंकि एक वीडियो में ये सारे सिलेबस यूनिट 5 का नहीं आएगा टॉपिक, इसलिए इसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज में जो है वो है वेदर। तो वेदर और क्लाइमेट दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, तो ये हम देखते हैं कि वेदर या मौसम हम उसको कहेंगे कि इट्स अ शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी ऑफ एटमॉस्फेयर, like temperature, pressure, yeah, rainfall, sunshine, cloud cover, and wind speed at a given place and time, तो which is your weather। या किसी भी निश्चित स्थान पर समय, वायुमंडल के अल्पकालिक गुण जैसे तापमान या आर्द्रता, वर्षा, रोशनी, इन सब चीजों को मिला करके इनकी प्रॉपर्टीज को हम मौसम कहते हैं। तो मौसम जो होता है वो हाईली वेरिएबल होता है, अत्यधिक परिवर्तनशील होता है। यदि वेदर की बात करें, मौसम की बात करें, तो ये मोमेंट्री होता है, आवरली भी हो सकता है और डेली भी चेंज हो सकता है या वीकली भी चेंज हो सकता है। लेकिन क्लाइमेट के केस में क्या होता है कि इट इन्वॉल्व द लॉन्गर पीरियड्स सच ए सीजन और ईयर। तो इन दोनों में यही मेन डिफरेंस है, वेदर में और क्लाइमेट में। लेकिन यदि क्लाइमेट के बारे में और थोड़ा सा देखें तो क्लाइमेट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि इट्स एवरेज वेदर ऑफ एन एरिया। किसी भी जगह का जो औसत मौसम का वैल्यू होगा वही वो क्लाइमेट कहलाएगा। तो क्लाइमेट चेंज के बारे में यदि हम बात करेंगे तो ये जनरली लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हम कंसीडर करते हैं, जिसमें 5 to 35 ईयर्स तक हो सकता है। और जैसा कि इसमें है कि टेम्परेचर और रेनफॉल, ये 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को निर्धारित करता है, किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को बताएगा कि कैसा वहाँ का क्लाइमेट होगा। नेक्स्ट जो इसी में जो अभी हमने देखा था कि ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज में जो है वो हम देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और एसिड रेन भी अभी हमने जैसा सिलेबस में देखा टॉपिक है। और उसके बाद ओजोन लेयर डिप्लीशन, तो ये चारों हम कवर करेंगे इसमें। तो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जो है वो दोनों इंटर रिलेटेड है, करीब करीब। एक टेम्परेचर इंक्रीज होने से रिलेटेड है, और जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, तो उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जैसे जैसे चाहे विंड पैटर्न हो या रेनफॉल, सनशाइन, ये सब इंटर रिलेटेड है, तो उसमें भी चेंज होगा। तो दोनों का इफेक्ट जो है करीब करीब बराबर है, थोड़ा बहुत का डिफरेंस है जो कि हम उसको भी देखेंगे। यदि हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म शिफ्ट, इट्स अ लॉन्ग टर्म। अभी हमने पढ़ा है कि 5 to 35 ईयर का कंसीडर करते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा ईयर का 30+ का करेंगे तो वो डेटा यदि होगा तो वो ज़्यादा बेटर रिजल्ट देगा। तो लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न ओवर टाइम, इसी को हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं।
तो सच शिफ्ट कैन बी नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक, यानी इस तरह का बदलाव जो है वो प्राकृतिक भी हो सकता है या मानव जनित हो सकता है, या उसी को हम मानव प्रेरित भी कहते हैं। तो इस तरह से ये क्लाइमेट चेंज होगा, जलवायु में परिवर्तन होगा, वो दो तरीके का होगा, या तो प्राकृतिक रूप से हो या तो मानव जनित होगा। यदि प्राकृतिक रूप से देखें तो अंडर ग्रेजुएट तुम्हारे कोर्स के लिए, एईसी कोर्स के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, बहुत सारा बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, उसके लिए उतना समय नहीं होगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसमें ये याद रखना होगा कि जैसे वॉल्केनिक इरप्शन या ज्वालामुखी विस्फोट जिसको कहते हैं हम, दूसरा जो है कि वेरिएशन इन सोलर रेडिएशन या सन स्पॉट नंबर कहते हैं, वो डिटेल बाद में देखेंगे। सोलर रेडिएशन में चेंज के कारण या सौर विकिरण में परिवर्तन के कारण भी ये प्राकृतिक कारण है जलवायु परिवर्तन का। और चेंज इन द अर्थ ऑर्बिट एंड रोटेशन, जिसको कि हम मिलैंकोविच थ्योरी भी कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं, जो कि आपने नहीं पढ़ना, इसको सिर्फ यही याद रखना है कि चेंज इन द अर्थ ऑर्बिट एंड रोटेशन। मूवमेंट ऑफ क्रिस्टल प्लेट या एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन, ये भी हम डिटेल में नहीं देखेंगे अभी, यहाँ पे आपके सिलेबस से बाहर है, ज़्यादा है। लेकिन इसमें जो दो पॉइंट है, एक तो वेरिएशन इन सोलर रेडिएशन, वोल्केनिक eruption एंड चेंज इन द अर्थ ऑर्बिट एंड रोटेशन, ये तीन नाम हम कम से कम याद रखेंगे। एंथ्रोपोजेनिक यदि सोर्स हम देखें, मेन रीजन है एंथ्रोपोजेनिक, मानव जनित जलवायु परिवर्तन का कारण जो है, उसमें यदि देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेजर कारण जो है वो है फोसिल फ्यूल का जलना, जैसे कोयला, तेल या गैस, या इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन और इमिशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में आपने पढ़ा भी है, कि जैसे मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड जिसको कहते हैं, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये सब गैस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है मानव जनित जलवायु परिवर्तन के लिए। अब हम आते हैं जो है वो है ग्लोबल वार्मिंग, सेकंड जो टॉपिक है इसमें। तो ग्लोबल वार्मिंग किसको कहेंगे, हिंदी में इसको कहते हैं वैश्विक उष्मीकरण। यदि हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग में जो बात होगी वो होगा कि एन इंक्रीज इन द ग्लोबल मीन टेम्परेचर, यानी अर्थ एटमॉस्फेयर का एवरेज टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस है, या करीब करीब 15.8 यदि को, तो लेकिन इसको ठीक है, टेक्निकली इट्स अ 15 डिग्री सेल्सियस ऑफ द अर्थ एज ए कंसिक्वेंस ऑफ एक्सेसिव इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। अभी हम यहाँ भी देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग भी क्यों हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज के इंक्रीज होने से, उसमें वृद्धि होने से, जबकि क्लाइमेट चेंज में भी करीब करीब इसी तरह का फेनोमेना था, लेकिन यहाँ पे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो इन ग्रीन हाउस गैस के कंसंट्रेशन के इंक्रीज होने के कारण, तो इसी वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को हम ग्लोबल वार्मिंग के रूप में जानते हैं। ऐसे बदलाव जो है वो प्राकृतिक या मानव जनित, अभी जैसा हमने देखा कि नेचुरल हो सकता है या तो एंथ्रोपोजेनिक हो सकता है। ये भी देखा गया है, ये भी साइंटिफिक एविडेंस है कि जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है, यानी एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज नाउ 1.2 डिग्री सेल्सियस वार्मर देन इट वाज इन बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। मतलब औद्योगिक क्रांति जब हुई थी करीब 1750 के आसपास में, उसके बाद से यदि देखा जाए, जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है, जो साइंटिफिक एविडेंस है, उसके अकॉर्डिंग करीब करीब 1.2 जो डिग्री सेल्सियस है वो टेम्परेचर ऑलरेडी अर्थ सरफेस का जो है वो ऑलरेडी अर्थ एटमॉस्फेरिक सरफेस का इंक्रीज हो चुका है। तो क्या क्या एडवर्स इफेक्ट होंगे क्लाइमेट चेंज के, या जलवायु परिवर्तन का क्या क्या प्रतिकूल प्रभाव होगा, या जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग का, तो इसमें क्या क्या होगा, तो सूखा या ड्रॉट, वाटर स्कार्सिटी, पानी की कमी होगी, और एक्सट्रीम वेदर इवेंट होंगे। एक्सट्रीम वेदर इवेंट, जो चीज हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं वो होगा, जिस रीजन में हम रेनफॉल एक्सपेक्ट करते हैं वहां रेनफॉल नहीं होगा, और जहां पे रेनफॉल नहीं होना चाहिए वहां रेनफॉल होगा, जहां पर हीट, अब हीट वेव भी बहुत बढ़ जाएगा। तो इस तरह का जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट है वो कॉमन रहेगा क्लाइमेट चेंज के कारण या ग्लोबल वार्मिंग के कारण। फ्लड या मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, यदि आइस मेल्ट होगा तो सी लेवल भी राइज करेगा, साथ में समुद्र का स्तर बढ़ेगा, सीवियर फायर या भयंकर आग लगेगा, कैटास्ट्रोफिक स्टॉर्म या उसी को विनाशकारी तूफान कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी जो है वो भी चेंज होगा, जहाँ जो रहता था वो अब आइस मेल्ट होगा, पोलर आइस कैप जो है वो पिघलेंगे, सी लेवल बढ़ेगा,
तो इस तरह से या विंड पैटर्न, रेनफॉल पैटर्न, ये सारी चीज़ें चेंज होगी तो जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है वो भी शिफ्ट होंगे नॉर्थ या साउथ जिधर को भी हो। या और साथ में जो सबसे मेजर बात है वो इमर्जेंस ऑफ न्यू डिजीज, नए नए जो है बीमारियां आएंगी, जैसे चिकनगुनिया, डेंगू या येलो फीवर, ये सब पहले नहीं था। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट होना शुरू हुआ, तो ये सारी बीमारियां जो है वो आना शुरू हो गया। जैसे तुम देख सकते हो, जैसे ये सारी चीजें जो है, या तो या तो ये सूखा जिसको आप ड्रॉट कह रहे हैं, या फॉरेस्ट फायर, सीवियर फायर वेरी कॉमन, फ्लड, तो ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, कॉमन होगा ये चीज। ऑलरेडी रिपोर्ट पब्लिश हो चुका है कि जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि 21वीं सदी में, 21st सेंचुरी में, हमें हमारे ऊपर क्लाइमेट चेंज का या ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट कम से कम हो, जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट कम से कम हो, प्रभाव, उसका प्रतिकूल प्रभाव कम से कम पड़े, तो हम लोगों को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेकिन जो हमारी पॉलिसी है या जिस तरह का ट्रेंड है डेवलपमेंट का, तो उसमें ग्रीन हाउस गैस का इमिशन इतना है कि ऐसा ट्रेंड है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम 3 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान बढ़ेगा 21st सेंचुरी में। तो हमारे पास क्या क्या उपाय है? तो सबसे बढ़िया उपाय यह है कि स्विचिंग एनर्जी सिस्टम फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक सोलर, विंड और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह से, या विंड मिल, तो इस तरह से जो है वो हम लोग कार्बन ग्रीन हाउस गैस का कंसंट्रेशन रिड्यूस कर सकते हैं। साथ में गवर्नमेंट की पॉलिसी है या जितने भी तरह का कन्वेंशन प्रोटोकॉल है इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो भी देखा जा रहा है कि एक कंसेप्ट है नेट जीरो का, नेट जीरो इमिशन का। तो इसमें ये टारगेट है कि सारे कंट्री मिलकर के कम से कम 2050 तक नेट जीरो इमिशन पे आ जाएं, कम से कम इमिशन करें, ऐसा करें कि जितना वो जनरेट कर रहे हैं उतना उनके पास सिंक भी हो, कार्बन को एब्जॉर्ब करने का, ग्रीन हाउस गैस के कंसंट्रेशन को एब्जॉर्ब करने का। तो ये सारी चीजें जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे पॉलिसी है, लेकिन हर एक कंट्री का अपना अपना पॉलिसी होगा, क्योंकि कोई डेवलप्ड है, कोई डेवलपिंग है, कोई ट्रांजिशन फेज में है। तो इसलिए उनका अपना अपना, इंडिया का अपना टारगेट है 75 तक, 2075 तक नेट जीरो इमिशन का। तो इस तरह की पॉलिसी भी है नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे। अब इसको हम, हमारे पास और भी उपाय हैं कि भाई जलवायु परिवर्तन के या ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए ये कर सकते हैं कि टू फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग मेनी एफर्ट्स हैव बीन ऑलरेडी मेड एट इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल। जैसे कुछ इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन या कन्वेंशन या ट्रीटी के बारे में भी हम बात करेंगे, जिसमें से कुछ जो प्रमुख है वो ये है। आईपीसीसी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका मेन काम यही है कि जितना भी साइंटिफिक पेपर पब्लिश्ड है या जितने भी अवेलेबल जो इनके पास डेटा है उनसे डेटा कलेक्ट करना और उनके बेसिस पे रिपोर्ट तैयार करना पूरे कंट्री के लिए, पूरे जितने भी कंट्री हैं उनके बारे में, कि भाई किस तरह का जो जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट होगा वो किस रीजन पे किस तरह का होगा। तो ये है, डिटेल में आपको नहीं पढ़ना इसलिए मैं नहीं बता रहा। आईपीसीसी बस नाम आपने याद रखना है, ये जो एग्जामिनेशन में फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि आईपीसीसी का फुल फॉर्म बताएं। तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। सेकंड जो है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। तो ये भी फुल फॉर्म याद रखना है। क्योटो प्रोटोकॉल जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड, और भी कई तरह के एग्रीमेंट हैं जैसे पेरिस एग्रीमेंट या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, इसको कहते हैं सीओपी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तो इस तरह का कॉन्फ्रेंस होता रहता है, इससे रिलेटेड जो है ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए। इंडिया का अपना प्रयास है जलवायु परिवर्तन से, जलवायु परिवर्तन के जो एडवर्स इफेक्ट है, जो प्रतिकूल प्रभाव हो, उससे बचने के लिए कई पॉलिसी है, जिसमें एक पॉलिसी है कैंपा, जिसको कहते हैं कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। तो ये मेनली जो है एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम इनका चलाना है, और एफॉरेस्टेशन होगा, पेड़ लगेंगे, प्लांटेशन होगा, तो ऑब्वियसली वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा, तो ये कार्बन के सिंक का काम करेगा। दूसरा जो है एनएपीसीसी, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे। तो एनएपीसीसी का जो नाम होगा वो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, बिल्कुल याद रखना है, ये 2008 में आया था
मेन ऑब्जेक्टिव ही इसका था कि क्लाइमेट चेंज के जो एडवर्स इफेक्ट है, जलवायु परिवर्तन का प्रतिकूल प्रभाव है, उसके लिए हम कैसे तैयार अपने आप को करें। तो इंडिया का अपना ये एक पॉलिसी है। नाम सुना होगा आपने भारत स्टेज का। जो भी आजकल जितने भी व्हीकल्स हैं, ये न्यूज में भी रहता है कि भाई भारत स्टेज 5, 6 या कौन सा इम्प्लीमेंट करेंगे, फ्यूल की क्या क्वालिटी होगी। तो एक्चुअली इट इज एन इमिशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी फ्यूल का एक क्वालिटी है और इमिशन स्टैंडर्ड इसके बेसिस पे जो है वो फॉर्मुलेट किया गया है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फॉर्मुलेट द आउटपुट ऑफ एयर पोल्यूटेंट फ्रॉम अ स्पार्क इग्निशन इंजन। साथ में जो है वो सीएनजी ड्रिवन व्हीकल है, इससे भी कार्बन इमिशन को रिड्यूस करने में मदद मिलता है। जहां पेट्रोल और डीजल पे व्हीकल चलती थी, अब वो सीएनजी यूज होता है। तो इस तरह से इंडिया का अपना प्रयास है, भारत का अपना प्रयास है। अब हम आते हैं जो थर्ड मेजर ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज है, वो है एसिड रेन या अम्ल वर्षा कहते हैं इसको। तो एसिड रेन इज अ ब्रॉड टर्म दैट इंक्लूड एनी फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, किसी तरह का प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में भी ड्राई और वेट फॉर्म, या तो वो सूखा हो सकता है, डस्ट के रूप में फॉल करे, या तो फिर या ड्रॉपलेट के रूप में करे। तो इस तरह का कोई भी फॉर्म जो होगा विथ, लेकिन मेन पॉइंट जो है विथ एसिडिक कंपोनेंट, उसको एसिडिक होना चाहिए। सच ए सल्फ्यूरिक या नाइट्रिक एसिड। यदि सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो H2SO4, और नाइट्रिक एसिड की बात करें तो HNO3, नाइट्रिक एसिड। इस तरह का कंपोनेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सल्फर के ज्यादातर ऑक्साइड निकलते हैं एयर में, और ये जो है वाटर वेपर के साथ रिएक्शन करके और ये बना देता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 या H, जैसे भी जिस तरह से ऑक्सीडेशन हो जाए। नाइट्रिक एसिड क्योंकि नाइट्रोजन भी एयर में है, या नॉक्स जो भी है, एक्स मीन्स नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, या इस तरह से जितना भी तरह का जो कंपोनेंट है। कार्बोनिक एसिड भी है H2CO3। तो रेनफॉल जो होता है वैसे नॉर्मल, वो स्लाइटली एसिडिक होता है क्योंकि ये कार्बोनिक एसिड के कारण, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंट होने के कारण। लेकिन यदि इंडस्ट्रियल इमिशन है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी हो रहा है, तो सल्फर का कंसंट्रेशन सल्फर ऑक्साइड के रूप में इमिट होता है इंडस्ट्रीज वगैरह से, और वहीं पर ये H2O के साथ रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड वाटर ड्रॉपलेट के रूप में, ये प्रेसिपिटेशन के रूप में आएगा, या तो फिर यदि डस्ट है तो डस्ट फॉल के रूप में आएगा। लेकिन ये एसिडिक होगा, हाईली एसिडिक, दैट फॉल टू द ग्राउंड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन वेट और ड्राई फॉर्म। तो दिस इज द डिफिनेशन। तो इसी को हम अम्ल वर्षा कहेंगे। अम्ल वर्षा जो है, इसमें रेन, स्नो, फॉग, हेल या इवन डस्ट जो कि एसिडिक नेचर होगा, वो भी, उसको भी हम इंक्लूड करेंगे। अभी जैसा मैंने बताया कि ऑक्साइड ऑफ सल्फर या नाइट्रोजन के ऑक्साइड एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करेंगे और वो प्रेसिपिटेट करेंगे, जिसको कि हम एसिड रेन कहेंगे या अम्ल वर्षा कहेंगे। एसिड रेन कैन, अब इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होगा? अम्लीय वर्षा का जो है वो प्रतिकूल प्रभाव क्या होगा? तो प्रतिकूल प्रभाव में क्या होगा कि एसिड रेन कैन डैमेज द इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट, जितने भी तरह के जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हैं उसको नुकसान होगा। खास करके जो संगमरमर के बने हुए हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, तो प्लांट्स, लीफ स्टीम या जो भी बायोडाइवर्सिटी है उनके ऊपर। एडवर्स हेल्थ इम्पैक्ट ऑन एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन, हमारा स्किन जो है वो डैमेज होगा, हाईली एसिडिक कंपोनेंट यदि रहेगा तो। और भी कई तरह की बीमारियां, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होगा। इट विल आल्सो हार्म द एक्वेटिक लाइफ इन रिवर एंड लेक, डैमेज फॉरेस्ट एंड सॉइल क्वालिटी। तो ये सारा चीज जो है इसके एडवर्स इम्पैक्ट है, एडवर्स इफेक्ट है। यदि नॉर्मल रेन की बात करें तो उसका पीएच करीब करीब 5.6 से ज्यादा होता है, बट लेस देन 7। और ये अभी हमने बात की थी, क्यों? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एसिड H2CO3, इट इज स्लाइटली एसिडिक। लेकिन एसिड रेन के बारे में यदि बात करें तो उसका पीएच जो होगा वो 5.6 से कम होगा टेक्निकली, तो इट शुड बी लेस देन 5.6। नॉर्मल रेन का पीएच, अभी वही चीज मैं जो बता रहा था वो यहाँ पर है। तो करीब करीब ये जो टेक्निकल डिफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग ये पीएच जो है वो 4.2 या 4.4 के बीच में वेरी करना चाहिए, बट इट शुड बी लेस देन 5.6 टू फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एसिड रेन। तो दिस इज योर पीएच स्केल। एक विजुअल है सिर्फ आपके लिए समझने के लिए कि भाई ये जो 7 है तो ये जो है वो नॉर्मल पीएच है, और न्यूट्रल है, और जैसे ही बढ़ेगा तो ये जो है वो अल्कलाइन हो जाएगा। और यदि 7 से पीएच कम है तो ये एसिडिक है। तो 7 से कम पीएच जो होगा वो सावर होगा, जैसे खास करके जो है लेमन जूस या सोडा,
एसिड रेन, ये सब इंक्लूड किया हुआ है। ब्लड का पीएच करीब करीब 7.4 होता है, लेकिन इसमें मेन हम जो पॉइंट रखना है कि भाई एसिड रेन का पीएच 5.6 है। अब हम बात करते हैं फोर्थ ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज का। जो फोर्थ टॉपिक है वो है ओजोन लेयर डिप्लीशन या ओजोन परत क्षय। तो the decline in springtime ozone layer thickness in the stratosphere, particularly over Antarctica, is known as ozone depletion or ozone hole. ये springtime decrease in the thickness of ozone layer है वसंत ऋतु में। यह जो स्ट्रेटोस्फेयर है जहाँ पे ओजोन लेयर प्रेजेंट है, तो वो करीब करीब 25 to 35 किलोमीटर एबव द अर्थ सरफेस है ये लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में। ओजोन लेयर थिकनेस को हम डॉप्सन यूनिट में मेजर करते हैं, जिसका थिकनेस करीब करीब 1 डॉप्सन यूनिट इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर होता है। इतना थिक होता है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है वो काफ़ी हार्मफुल होता है हमारे लिए ना। तो जो ओजोन लेयर है वो हमें प्रोटेक्ट करता है यूवी रेडिएशन से। हाई यूवी रेडिएशन कैन लीड टू द इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ स्किन कैंसर, कैटरेक्ट या मोतियाबिंद जिसको कहते हैं, एंड वीक इम्यून सिस्टम। साथ में हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी वो घटाता है, एज वेल एज डैमेज टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये इसके हार्मफुल इफेक्ट हैं ओजोन लेयर के डिप्लीशन का, यदि बहुत ज़्यादा यूवी रेज या यूवी रेडिएशन यदि उसका एक्सपोजर होता है तो।